आओ तैयारी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की जो हमारी वीडियो होगी इसमें हम करेंगे बीपीएससी 69 प्रीलिम्स जो 2023 में होने वाला है। इसके लिए एडिटोरिया का टेस्ट पेपर नंबर 4 को आज हम यहाँ पे कंप्लीट सॉल्व करेंगे। यहाँ पे टोटल 150 प्रश्नों को हम देखेंगे। वीडियो थोड़ी लंबी होगी, प्लीज़ आप लास्ट तक देखिएगा। ये आपके एग्जाम में आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करने वाली है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, प्रश्नों के माध्यम से जो भी आपकी तैयारी है, तैयारी को हम जाँचते हैं, परखते हैं। इससे जो कुछ भी आप पढ़े लिखे होते हैं वो आपका अस्थायी रूप से आपके दिमाग में सेव हो जाता है, जो आपको एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प पहुंचाता है। तो चलिए फिर हम प्रश्नों को देखना स्टार्ट करते हैं। दोस्तों देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, विद्रोह निम्नलिखित में से कौन सा जो युग्म है वो सुमेलित है, ये बताना है। विद्रोह का केंद्र दिया हुआ है और विद्रोही नेता दिए हैं। तो जो ये विद्रोह है ये 1857 की क्रांति का विद्रोह है। 1857 की क्रांति का विद्रोह है। तो इलाहाबाद में जो विद्रोह हुआ था वहाँ पे कमान किसने संभाला था? तो वहाँ की कमान जो है लियाकत अली ने संभाला था। फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला ने और कानपुर से जो है वो नाना साहब ने जो है वो विद्रोह की कमान संभाली थी। इसका जो सही जवाब होगा वो डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो असत्य है? असत्य कथन को बताना है। तो फर्स्ट है, वास्को डी गामा 1498 ईस्वी में भारत के पश्चिमी तट पर स्थित कालीकट पहुंचने वाला प्रथम यूरोपीय यात्री था। बिल्कुल सही बात है। वास्को डी गामा जो था वो 1498 ईस्वी में भारत आया था और वो भारत के पश्चिमी तट पर कालीकट में पहुंचा था। नेक्स्ट है इसका, वास्को डी गामा ने पुर्तगाल के शासक हेनरी द नेविगेटर के प्रतिनिधि के रूप में भारत की यात्रा किया था। तो ये बिल्कुल सही है कि जो पुर्तगाल का शासक था हेनरी द नेविगेटर, इसी के प्रतिनिधि बनकर जो है वो वास्को डी गामा भारत पहुंचा था। थर्ड है, अल्फांसो डी अल्बुकर्क भारत में प्रथम पुर्तगाली गवर्नर था। ये गलत है, क्योंकि अल्फांसो डी अल्बुकर्क जो था ये प्रथम पुर्तगाली गवर्नर नहीं, बल्कि ये जो पुर्तगालियों का वास्तविक शक्ति का जो था इसने नींव डाला था। और जो प्रथम पुर्तगाली गवर्नर था वो फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा था। और अल्मीड़ा ने ही जो है वो ब्लू वाटर पॉलिसी लेकर के आया था, जिसको शांत जल की नीति भी कहा जाता है। शांत जल की नीति ये जो है ये अल्मीड़ा ही लेकर के आया था। तो आप ध्यान रखिएगा। इस प्रकार जो इसका सही जवाब होगा वो सी हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में निम्नलिखित में से कौन जहांगीर के दरबार में आया था? तो जो जेम्स प्रथम का राजदूत था वो कैप्टन हॉकिंस भी था और सर थॉमस रो भी था। ये दोनों जो है वो जहांगीर के दरबार में आए थे। तो सही जवाब सी हो जाएगा, ए और बी दोनों जो है वो सही हैं। कैप्टन हॉकिंस जो था वो आया था 1609 ईस्वी में और जो सर थॉमस रो था वो आया था 1615 ईस्वी में। तो आप ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे कर्नाटक युद्ध दिए हुए हैं और वो जिस संधि से समाप्त हुए हैं उन संधियों का नाम दिया गया है। तो जो कर्नाटक का प्रथम युद्ध हुआ था वो एक्सला-सापेल की संधि से समाप्त हुआ था। ये बिल्कुल सही है। और द्वितीय कर्नाटक जो युद्ध हुआ था वो पेरिस की संधि से नहीं, बल्कि वो पांडिचेरी की संधि से समाप्त हुआ था। और जो तृतीय कर्नाटक युद्ध हुआ था वो पेरिस की संधि से समाप्त हुआ था। इस प्रकार बी और सी जो है वो सुमेलित नहीं है। तो सही जवाब जो होगा वो डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से किस उत्तरवर्ती मुगल शासक को शाहजहां द्वितीय भी कहा जाता था? जो शाहजहां द्वितीय कहा जाता था वो रफी उद दौला को कहा जाता था। सही जवाब हो जाएगा बी, रफी उद दौला। जो उत्तरवर्ती मुगल शासक थे उस समय में क्या था कि जो किंग मेकर के नाम से जो मशहूर थे सैयद बंधुओं ने, उन्होंने जो रफी उद दौला को जब गद्दी पे बिठाया, उनको शासक बनाया, तो उन्होंने जो है इनको उपाधि दिया था शाहजहां द्वितीय की। तो आप ये ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, अंग्रेजों ने किस वर्ष दिल्ली पर अधिकार किया था? तो अंग्रेजों ने जो है वो 1803 में दिल्ली पर अधिकार किया था और इस समय जो मुगल बादशाह था वो शाह आलम द्वितीय था। इसी के समय में जो है अंग्रेजों ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया था और ये प्रथम मुगल बादशाह था जो अंग्रेजों का पेंशनर बना था। ये भी आप ध्यान रखिएगा, ये पहला बादशाह था जिसने जो अंग्रेजों का पेंशनर बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से किस यूरोपियन कंपनी ने भारत में अपना पहला कारखाना सूरत में खोला था? तो सूरत में कारखाना ब्रिटिश ने खोला था। ब्रिटिश कंपनी जो है वो 1608 में अपना सूरत में कारखाना खोलती है और फ्रांसीसी कंपनी जो है वो 1668 में अपना सूरत में कारखाना खोलती है। जबकि जो डच कंपनी है ये सूरत में अपना कारखाना नहीं खोलती है, बल्कि ये 1605 में मसूलीपट्टनम में अपना प्रथम कारखाना खोलती है। तो इस प्रकार जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा, ए और बी दोनों सही हैं। तो सही जवाब डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा कथन श्वेत विद्रोह के संबंध में सही है? तो जो श्वेत विद्रोह है उसके संबंध में बताना है कि कौन सा कथन जो है वो सही है। तो पहला है कि जो श्वेत विद्रोह है वो मुंगेर एवं इलाहाबाद में रहने वाले श्वेत
अधिकारियों द्वारा सैनिकों को प्राप्त होने वाला दोहरा भत्ता बंद करने के विरोध में हुआ था। ये बिल्कुल सही है। और सेकंड है, दोहरा भत्ता बंद करने का जो निर्णय है वो 1763 में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने किया था, जिसे क्लाइव द्वारा लागू किया गया था। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं। तो इस प्रकार जो इसका सही जवाब होगा वो सी हो जाएगा। 1 और 2 जो है वो दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 9। 1724 में सुकरखेड़ा का युद्ध किसके मध्य हुआ था? जो सुकरखेड़ा का युद्ध हुआ था वो निजामुल मुल्क एवं मुगलों के मध्य हुआ था। तो सही जवाब बी हो जाएगा। देखिए, ये जो निजामुल मुल्क है, इसी ने जो है वो हैदराबाद राज्य की जो है स्वतंत्र हैदराबाद राज्य की स्थापना भी किया था। ये भी ध्यान रखिएगा आप। हैदराबाद राज्य की जो है ये इसने स्थापना किया था 1724 में, ये भी ध्यान रखिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 10। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध की समाप्ति किस संधि के द्वारा हुई थी? जो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था ये हुआ था 1767 से लेकर के 1769 के बीच में हुआ था, और ये अंग्रेजों तथा हैदर अली के मध्य हुआ था। इसमें जो है हैदर अली विजयी होता है, और ये जो संधि होती है यहाँ पे वो संधि होती है मद्रास की संधि। तो सही जवाब हो जाएगा बी, मद्रास की संधि। जो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध की समाप्ति हुई थी वो मद्रास की संधि के साथ हुआ था। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 कि बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? तो जब बक्सर का युद्ध हुआ था उस समय बंगाल का गवर्नर जनरल वेंसी टाट था। सही जवाब बी हो जाएगा। बंगाल की जो बक्सर का युद्ध हुआ था इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। इसका युद्ध जो है वो 1764 में हुआ था, ये ध्यान रखिएगा। और उस समय जो युद्ध हुआ था वहां पे एक तरफ तो बंगाल का जो शासक था मीर कासिम वो था, दूसरी तरफ जो था वो अवध का नवाब सुजाउद्दौला था, और जो मुगल बादशाह था उस समय शाह आलम द्वितीय। ये तीन लोगों का त्रिगुट था वर्सेस जो अंग्रेज थे, इनके बीच हुआ था। इसके बाद भी जो अंग्रेज थे वो विजयी रहे थे। तो जो इस प्रकार इसका सही जवाब होगा वो बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य वारेन हेस्टिंग्स के कार्यकाल में नहीं हुआ था? तो जो वारेन हेस्टिंग्स के कार्यकाल में कौन सा कार्य नहीं हुआ था? तो कलकत्ता में टकसाल की स्थापना, ये भी जो है वारेन हेस्टिंग्स के समय में हुआ था, टकसाल की स्थापना। और रेगुलेटिंग एक्ट एवं पिट्स इंडिया एक्ट का पारित होना, ये भी बिल्कुल सही है। और सालबाई की संधि एवं हैदर अली की मृत्यु, ये तीनों ही काम जो है वो वारेन हेस्टिंग्स के कार्यकाल में हुआ था। इस प्रकार जो क्वेश्चन का सही जवाब होगा वो डी हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि ये तीनों ही जो स्टेटमेंट है वो सही है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने दास व्यापार एवं दासों के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया था? तो दास व्यापार और दासों के निर्यात पर जो प्रतिबंध लगाया था वो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लगाया था। सही जवाब बी हो जाएगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस। और जो लॉर्ड एलन बरो था, लॉर्ड एलन बरो ने क्या किया था 1843 में इन्होंने जो एक अधिनियम 5 बनाया था, इसके तहत इन्होंने दास प्रथा पे प्रतिबंध लगा दिया था। तो आप ये भी ध्यान रखिएगा, लॉर्ड एलन बरो ने। पूछता है कौन से नियम के तहत बनाया था, तो ये एक्ट 5 के तहत जो है वो दास प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा किस वर्ष सिविल सेवकों के प्रशिक्षण के लिए कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई थी? तो जो कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई थी, ये जो भी सिविल सेवक थे उनके प्रशिक्षण के लिए की गई थी, और इसकी स्थापना लॉर्ड वेलेस्ली ने किया था, और ये किया था उसने 1800 ईस्वी में। तो सही जवाब सी हो जाएगा, 1800 ईस्वी में किया था। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है, मार्टिमर डूरंट आयोग द्वारा 1893 में भारत एवं अफगानिस्तान के बीच सीमा का निर्धारण डूरंट रेखा किस वायसराय ने किया था? तो जो डूरंट रेखा है, आप ये ध्यान रखिएगा, ये भारत और अफगानिस्तान के मध्य है, और इसका जो निर्धारण किया गया था वो किया गया था लॉर्ड लैंसडाउन के समय में। तो सही जवाब ए हो जाएगा, लॉर्ड लैंसडाउन उस समय वायसराय था, इसी के समय में जो है डूरंट रेखा निर्धारित की गई थी। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो यहाँ पे वायसराय दिया गया है, उनसे संबंधित जो है कार्य दिया गया है। तो जो प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुआ था वो लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में नहीं हुआ था, बल्कि वो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय हुआ था, हार्डिंग सेकंड के समय में हुआ था। तो ये तो सही नहीं है। और सेकंड है कि कांग्रेस समाजवादी पार्टी की जब स्थापना हुई थी उस समय वायसराय जो लॉर्ड विलिंगटन था, ये बिल्कुल सही है। और थर्ड है कि आजाद हिंद फौज के सैनिकों पर जब मुकदमा चला था उस समय जो वायसराय था वो लॉर्ड वेवेल था। तो ये भी सही है। तो इस प्रकार जो सही इसका आंसर हो जाएगा, कौन सही सुमेलित है, तो बी और सी सही सुमेलित है, तो सही जवाब डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित में से किसका विरोध राजा राम मोहन राय ने किया था?
तो राजा राममोहन राय ने किसका विरोध किया था? तो राजा राममोहन राय ने मूर्ति पूजा का भी विरोध किया था, अवतारवाद का भी किया था, बहुदेववाद का भी किया था और पुरोहितवाद का भी किया था। चारों का किया था, तो सही जवाब सी हो जाएगा। 1, 2, 3 एंड 4 जो है वो सही है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है? तो जो महाराष्ट्र का सुकरात है वो महादेव गोविंद रनाडे को कहा जाता है। सही जवाब बी हो जाएगा, महादेव गोविंद रनाडे। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित में से किसका लेखन सैयद अहमद खान ने नहीं किया था? तो सैयद अहमद खान ने किसका लेखन नहीं किया था, ये बताना है हमें यहाँ पे। फर्स्ट है तहजीब उल अखलाक, इसका जो लेखन है वो किया था इन्होंने। इंडियन मुसलमान, जो इंडियन मुसलमान लेख है, इसको सैयद अहमद खान ने नहीं किया था, बल्कि इसको लिखा था डब्ल्यू हंटर ने। डब्ल्यू हंटर ने इसका लेखन किया था। बाकी ये असबाब ए बगावत ए हिंद, इसका भी जो है वो सैयद अहमद खान ने किया था। इस प्रकार जो सही जवाब होगा वो बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 20। 1896 में न्यूयॉर्क में वेदांत सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो जो वेदांत सोसाइटी की स्थापना की गई थी न्यूयॉर्क में 1896 में, वो किया था स्वामी विवेकानंद ने। सही जवाब हो जाएगा बी, स्वामी विवेकानंद ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। निम्न में से किसने कहा था मानव के लिए एक धर्म, एक जाति, एक ईश्वर है? तो ये जो स्टेटमेंट दिया था नारायण गुरु ने दिया था। सही जवाब सी हो जाएगा, नारायण गुरु। नारायण गुरु ने ही जो है वो केरल में एक धार्मिक सुधार आंदोलन भी चलाया था, और ये जो है वो केरल की एझावा जाति से संबंधित थे नारायण गुरु, ये भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं 22 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा ये जो युग्म है वो सही सुमेलित नहीं है? संस्था दिया है और उनके संस्थापक दिए गए हैं। तो समाज समता संघ, इसकी जो स्थापना है वो भीमराव अंबेडकर ने किया था, बिल्कुल सही है। ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन, ये जो डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन है, इसकी स्थापना महात्मा गांधी ने नहीं, बल्कि इसकी भी स्थापना जो है वो अंबेडकर ने ही किया था। और थर्ड है सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने किया था, ये भी सही है। तो जो क्वेश्चन के हिसाब से सही जवाब होगा वो हो जाएगा बी। बी जो है वो सही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। सन्यासी विद्रोह का मुख्य कारण क्या था? तो सन्यासी विद्रोह का जो मुख्य कारण था वो अकाल में भू राजस्व की वसूली भी था और तीर्थ यात्रा पर प्रतिबंध था। ये दोनों ही कारण जो थे वो सन्यासी विद्रोह से संबंधित थे। इस प्रकार जो इसका सही जवाब होगा वो डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है वो सही सुमेलित नहीं है? विद्रोह है और उसके नेतृत्व करता है। तो कोल विद्रोह, जो कोल विद्रोह हुआ था उसका जो नेता था वो बुद्धो भगत था, और जो रंपाओं का विद्रोह हुआ था उसके जो नेता थे अल्लूरी सीताराम राजू थे, और जो अहोम विद्रोह हुआ था उसके जो नेता थे वो गोमधर कुंवर थे। तो ये तीनों ही सुमेलित थे, तो सही जवाब डी हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि ये तीनों ही जो नेतृत्वकर्ता दिए गए हैं विद्रोह के वो सही सुमेलित हैं। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। निम्नलिखित में से कौन सा कथन नील विद्रोह के संदर्भ में सही नहीं है, ये बताना है। तो जो नील विद्रोह हुआ था वो 1859-60 में हुआ था। तो इसका जो पहला कथन है कि इस विद्रोह को दिगंबर विश्वास एवं विष्णु विश्वास ने जो है नेतृत्व प्रदान किया था, ये बिल्कुल सही है कि जो कोल विद्रोह हुआ था, जो नील विद्रोह हुआ था, इसके जो नेता थे वो दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास थे। और सेकेंड है कि इस विद्रोह से विवश होकर अंग्रेजों ने WS सीटोनकार के नेतृत्व में एक नील आयोग का गठन किया था, ये बिल्कुल भी सही है। जो एक नील आयोग का गठन किया गया था वो WS सीटोनकार के नेतृत्व में हुआ था। और थर्ड है 1859 में नील विद्रोह का दर्पण दीनबंधु मित्र ने अपने नाटक नील दर्पण में इसका वर्णन किया है। तो जो भी नील विद्रोह का वर्णन किया था वो दीनबंधु ने अपने जो नाटक था उनका नील दर्पण, इसमें उन्होंने किया था। इस प्रकार ये तीनों ही स्टेटमेंट सही हैं, तो क्वेश्चन के हिसाब से इसका सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। अवध किसान सभा के संस्थापक कौन थे? तो जो अवध किसान सभा थी उसकी संस्थापक जो थे वो बाबा रामचंद्र थे। सही जवाब ए हो जाएगा, बाबा रामचंद्र। और देखिए जो ये अवध किसान सभा की स्थापना किया गया था ये 1920 में हुआ था। और जो गौरी शंकर मिश्रा थे, गौरी शंकर मिश्रा का जो संबंध है ये उत्तर प्रदेश में किसान सभा की इन्होंने स्थापना किया था, ये यूपी में किसान सभा की स्थापना किए थे। और जो NG रंगा थे वो NG रंगा थे, ये आंध्र प्रांतीय किसान सभा का इन्होंने गठन किया था। ये आंध्र प्रांतीय जो है कोई किसान सभा का गठन किया था
1928 में, भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27, बॉम्बे मिल हैंड एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो जो बॉम्बे मिल हैंड एसोसिएशन है, इसकी स्थापना नारायण मेधाजी लोखंडे ने किया था। सही जवाब बी हो जाएगा, नारायण मेधाजी लोखंडे। इसकी जो स्थापना है उन्होंने 1890 में किया था। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित युग्म में से कौन सा युग्म जो है वो सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे एक्ट दिए गए हैं और वो किस वायसराय के समय पारित हुए थे, उनका नाम दिया है। तो हिंदू विधवा पुनर्विवाह एक्ट, जो हिंदू विधवा पुनर्विवाह एक्ट है, ये लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय नहीं बल्कि ये लॉर्ड कैनिंग के समय जो है वो पारित हुआ था। ये ध्यान रखिएगा, ये कैनिंग के समय पारित हुआ था। और जो शारदा अधिनियम था वो लॉर्ड इरविन के समय पारित हुआ था। और जो नेटिव मैरिज एक्ट था वो लॉर्ड नॉर्थब्रुक के समय पारित हुआ था। इस प्रकार जो सही जवाब होगा वो ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे बाद में घटित हुई थी? सबसे बाद में जो कौन सी घटना हुई थी? तो देखिए, जो मोपला विद्रोह हुआ था, मोपला विद्रोह हुआ था 1921 में। और जो बारदोली सत्याग्रह हुआ था ये 1928 में हुआ था। और जो नमक सत्याग्रह हुआ था ये हुआ था 1930 में। और जो चंद्रशेखर की मृत्यु हुई थी ये 1931 में हुई थी। इस प्रकार जो है सबसे लास्ट में जो घटना घटित हुई वो डी, चंद्रशेखर आजाद की मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करना है। तो कुछ घटनाएं दी गई हैं और उनसे संबंधित जो है वो तिथियां दी गई हैं। तो बैरकपुर विद्रोह, जो बैरकपुर विद्रोह की घटना हुई थी वो नवंबर 1824 में हुआ था, 1 का 2 से मिलेगा। और जो बहरामपुर विद्रोह हुआ था, बहरामपुर विद्रोह जो हुआ था वो फरवरी 1857 में हुआ था। और जो संथाल विद्रोह हुआ था वो 1855-56 में हुआ था। और जो वेल्लोर विद्रोह हुआ था ये 1806 में हुआ था। इस प्रकार जो सही जवाब है वो सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31, 31 नंबर क्वेश्चन है, निम्न विधेयकों में से किस एक का भारतीय संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक है? तो यहाँ पे देखिए, जो संविधान संशोधन विधेयक है, सी इसका सही जवाब होगा। संविधान संशोधन विधेयक जो है इसको जो है वो अलग अलग सदन से और विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर, और ये भी ध्यान रखिएगा जो संविधान संशोधन विधेयक है ये जो अनुच्छेद है इसका, ये आर्टिकल 368 के तहत इसको किया जाता है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत संविधान संशोधन किया जाता है? देखिए, जब भी ऊपर हमने बात किया वही क्वेश्चन पूछ रहा है, तो इसका सही जवाब ए हो जाएगा, अनुच्छेद 368 के तहत। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से किसको अपने कर्तव्यों के पालन में भारत के राज्य क्षेत्र के सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार होगा? तो भारत में जितने भी न्यायालय हैं वहां पे सुनवाई का अधिकार किसको होता है? तो वो महान्यायवादी को होता है। सही जवाब इसका बी हो जाएगा, महान्यायवादी। और देखिए, जो महान्यायवादी है इसके पद का जो वर्णन किया गया है वो संविधान में आर्टिकल 76 के तहत किया गया है। और ये जो महान्यायवादी होता है ये भारत सरकार का जो है कानून, एक तरीके से कानून विधिवेत्ता होता है, जो भारत सरकार की तरफ से किसी भी न्यायालय में सरकार का पक्ष रखता है। और ये जो महान्यायवादी होता है इसको जो है संसद के दोनों सदनों में बोलने का अधिकार तो होता है, ये भी ध्यान रखिएगा, इसको बोलने का अधिकार तो होता है परंतु इसको जो है मतदान का अधिकार नहीं होता है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34, वित्त आयोग के कार्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वित्त आयोग का कार्य बताना है। तो पहला है कि भारत की संचित निधि से धन निकालने की अनुमति देता है। देखिए, ये गलत है क्योंकि वित्त आयोग जो है वो धन निकालने की अनुमति नहीं देता है बल्कि धन निकालने की अनुमति संसद देती है। और सेकंड है कि प्राप्त करों के भागों को राज्यों के बीच में बांटना, तो ये बताता है बांटने का, ये सही होगा। और थर्ड है सहायता अनुदान के लिए राज्यों के आवेदन पर विचार करता है, तो ये भी सही है। और फोर्थ है संघ तथा राज्य सरकारें बजट के प्रावधानों के अनुसार करों की उगाही कर रही है या नहीं, इसकी देखरेख करना और उस पर रिपोर्ट देना। नहीं, ये कार्य जो है ये वित्त आयोग का नहीं है, तो ये 1 और 4 गलत है। तो इस प्रकार जो सत्य कथन होगा वो 2 और 3 होगा, तो सही जवाब हो जाएगा बी, कथन 2 और 3 जो है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35, दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध किससे है? तो देखिए, जो दिनेश गोस्वामी समिति है इसका जो गठन किया गया था वो 1990 के आसपास किया गया था।
और ये जो समिति बनाई गई थी ये चुनाव सुधार से संबंधित थी, ये चुनाव सुधार से संबंधित थी। तो इस प्रकार ऑप्शन में न होने की वजह से इसका सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। लोकसभा अथवा विधानसभा के निर्वाचन में किसी उम्मीदवार की जमानत राशि जब्त कर ली जाती है यदि, तो देखिए जो भी लोकसभा और विधानसभा का निर्वाचन होता है, अगर कोई भी उम्मीदवार कुल वैध मतों का 1/6 मत प्राप्त नहीं कर पाता है तो उसकी जो भी जमानत राशि होती है वो जब्त कर ली जाती है। तो इस प्रकार इसका सही जवाब सी हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37। निर्वाचन आयुक्त हटाया जा सकता है, निर्वाचन आयुक्त को कौन हटाता है? तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त द्वारा नहीं, ये गलत है। और प्रधानमंत्री द्वारा ये भी गलत है। सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श पर राष्ट्रपति द्वारा ये भी गलत है। तो इसका सही जवाब डी हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्योंकि जो निर्वाचन आयुक्त होता है, देखिए निर्वाचन आयुक्त को हटाता है राष्ट्रपति, लेकिन इसको राष्ट्रपति कब हटाता है? ये जब मुख्य निर्वाचन आयुक्त से सलाह करके ही इन लोगों को, निर्वाचन आयुक्त को हटाया जाता है। और जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है उसको हटाने के लिए संसद के जो दोनों सदनों से विशेष बहुमत से पारित एक संकल्प के द्वारा ही इसको हटाया जाता है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 38 नंबर क्वेश्चन। निर्वाचन आयोग के संदर्भ में कौन सा कथन जो है वो सत्य है? तो निर्वाचन आयोग की जो बात की जाती है संविधान में आर्टिकल 324 के तहत किया जाता है। और चलिए इसके लिए पहला कथन देखते हैं क्या है कि भारत में चुनाव आयोग का गठन 26 नवंबर 1949 को हुआ था। तो ये गलत है, ये इसका जो गठन है वो 24 जनवरी 1950 को हुआ था। और सेकंड है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग के गठन का प्रावधान है, ये बिल्कुल सही है। और सी है, निर्वाचन आयोग का जो कार्यकाल होता है अधिकतम 5 वर्ष का होता है। तो ये गलत है, इसका जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष का नहीं बल्कि ये 6 वर्ष का होता है, या फिर 65 वर्ष आयु, जो भी इसमें पहले हो वही होता है। तो जो इस प्रकार इसका सही जवाब होगा तो वो सही जवाब बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 39। संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं के सदस्यों का चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा? तो ये वयस्क मताधिकार की जो बात है वो अनुच्छेद 326 के तहत है, सही जवाब हो जाएगा ए, अनुच्छेद 326। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40। भारत में विभिन्न चुनावों के लिए निम्नलिखित में से कौन सी निर्वाचन प्रणाली अपनाई जाती है? तो भारत में जो निर्वाचन प्रणाली अपनाई जाती है वो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम व्यवस्था है। और अनुपातिक प्रतिनिधित्व की सूची प्रणाली ये नहीं अपनाई जाती है। और थर्ड है, एकल संक्रमणीय अनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली ये भी अपनाई जाती है। तो इस प्रकार जो सही जवाब होगा वो 1 और 3 करेक्ट है, तो सही जवाब बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41। 41 नंबर क्वेश्चन है, संविधान का 73वां संशोधन अधिनियम 1992 जिसका लक्ष्य देश में पंचायती राज संस्थाओं को प्रोत्साहित करना है, निम्नलिखित में से किन चीजों की व्यवस्था करता है? तो हमें ये जो 73वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ था इसके संबंध में बताना है। पहला है जिला योजना समितियों का गठन करने की। तो देखिए ये व्यवस्था पंचायती राज के तहत नहीं की जाती है, ये गलत है। ये 73वां नहीं बल्कि ये 74वां संविधान संशोधन के तहत ये व्यवस्था की गई है। और सेकंड है, राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा सभी पंचायतों का चुनाव करने की व्यवस्था है, तो ये बिल्कुल सही है। और थर्ड है इसका कि राज्य वित्त आयोग की स्थापना करने की, तो ये भी सही है। तो जो 2 और 3 स्टेटमेंट है वो सही है, इस प्रकार जो सही जवाब होगा वो बी हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42। ग्राम सभा के संबंध में कौन सा कथन जो है वो सत्य है? तो ग्राम सभा एक पंचायत क्षेत्र के अंतर्गत वयस्कों की सभा है। सेकंड है कि ग्राम सभा के सदस्य 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के व्यक्ति होते हैं। और सी है, ग्राम सभा का सदस्य बनने की योग्यता वही रखता है जिसका नाम गांव की मतदाता सूची में हो। तो ये तीनों ही स्टेटमेंट जो है वो सही है, जिस प्रकार जो सही जवाब होगा वो डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश किस समिति ने की थी? तो जो विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश है वो किया था बलवंत राय मेहता समिति ने, सही जवाब सी हो जाएगा, बलवंत राय मेहता समिति। इस समिति का गठन जो है वो 1957 में किया गया था। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 44। भारत का राष्ट्रपति अनुच्छेद 352 के अनुसार राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकता है। जो 352 के अनुसार जो राष्ट्रीय आपात की घोषणा होती है ये होती है युद्ध या बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के खतरा उत्पन्न होने पर होता है। इस प्रकार जो इसका सही जवाब होगा, ये ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तो सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं,
क्वेश्चन नंबर 45 है, किस संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत मतदाताओं की उम्र 21 से घटाकर 18 वर्ष की कर दी गई थी? तो ये जो मतदाता की उम्र होती है मतदान करने की, वो 21 वर्ष से घटा के 18 वर्ष किया गया था 61वां संविधान संशोधन के द्वारा। सही जवाब हो जाएगा ए। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46, सौर मंडल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो सौर मंडल का जो केंद्र बिंदु है वो सूर्य है, बिल्कुल सही है। और सूर्य अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की दिशा में घूमता है। ये गलत है, पश्चिम से पूर्व नहीं बल्कि ये पूर्व से पश्चिम की दिशा में घूमता है। तो इस प्रकार जो सही जवाब होगा वो केवल एक सही है, सही जवाब ए हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47, 0 डिग्री अक्षांश रेखाएं एवं 0 डिग्री देशांतर रेखाएं आपस में कहां पर मिलती हैं? तो ये गिनी की खाड़ी में मिलती हैं। सही जवाब ए हो जाएगा, गिनी की खाड़ी। ये अटलांटिक महासागर में अफ्रीका के पश्चिमी तट पर गिनी जो की खाड़ी स्थित है और वहीं पे जो है ये दोनों रेखाएं मिलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48, प्रमुख ज्वालामुखी एवं उनके देश के सही सुमेल की पहचान करना है। तो जो एटना ज्वालामुखी है, एटना ज्वालामुखी देखिए ईरान में नहीं है बल्कि ये इटली में है। एटना ज्वालामुखी इटली में है। मोना लोवा जो ज्वालामुखी है वो इंडोनेशिया में नहीं है बल्कि वो हवाई द्वीप में है। हवाई द्वीप में है और हवाई द्वीप जो है वो यूएसए में है। और स्ट्रोम्बोली जो है वो दक्षिण अफ्रीका में नहीं है बल्कि वो इटली में है। तो इस प्रकार जो है वो तीनों ही सही सुमेलित नहीं है, तो सही जवाब डी हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला है, सर्वाधिक जनसंख्या वाला महादेश जो है वो एशिया है और सर्वाधिक देशों वाला जो महादेश है वो अफ्रीका है। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट सही है, इस प्रकार जो सही जवाब होगा वो सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 50, दो ज्वार के बीच का समय अंतराल कितना होता है? तो दो ज्वार के बीच का जो समय अंतराल होता है वो 12 घंटे 26 मिनट का होता है। सही जवाब बी हो जाएगा। देखिए प्रतिदिन जो होता है वो 2 ज्वार आते हैं और 2 भाटा आता है और ज्वार आने के 6 घंटे 13 मिनट बाद, ये भी आप ध्यान रखिएगा, 6 घंटे 13 मिनट बाद जो है वो भाटा आता है। और ये जो 2 ज्वार आते हैं इनका कारण क्या है आने का? तो पहला ज्वार जो है वो चंद्रमा के आकर्षण बल के कारण आता है और जो दूसरा ज्वार आता है वो पृथ्वी के जो अपकेंद्री बल लगता है उसकी वजह से आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 51, कोरियोलिसिस बल का प्रभाव अधिकतम कहाँ पे होता है? तो जो कोरियोलिसिस बल होता है ये उत्पन्न होता है पृथ्वी के घूर्णन के कारण, ये बल जो है वो उत्पन्न होता है। और ये जो अधिकतम इसका प्रभाव होता है वो ध्रुवों पर होता है और जो न्यूनतम होता है, ये भी आप ध्यान रखिएगा, न्यूनतम जो है वो विषुवत पर होता है, विषुवत रेखा पर होता है। ये जो कोरियोलिसिस बल है इसके कारण क्या होता है, जो हवाओं की दिशा होती है वो उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी ओर हवाएं मुड़ जाती हैं और जो दक्षिणी गोलार्ध होता है वहां पे जो है वो बाईं ओर मुड़ जाती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 52, चक्रवात के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। तो चक्रवात के केंद्र में निम्न वायुद्वीप का क्षेत्र का निर्माण होता है, ये बिल्कुल सही है। और सेकंड है, जो चक्रवात उत्तरी गोलार्ध में काउंटर क्लॉकवाइज दिशा में घूमती है। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट सही है, इस प्रकार इसका सही जवाब सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 53, हनोई शहर किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये जो हनोई शहर है ये वियतनाम की राजधानी है हनोई, ये भी आप ध्यान रखिएगा, ये वियतनाम की राजधानी है हनोई और ये रेड नदी के किनारे स्थित है। तो सही जवाब हो जाएगा सी, रेड नदी। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 54, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? तो स्टॉकहोम सम्मेलन, स्टॉकहोम सम्मेलन जो है वो 1972 में हुआ था, ये बिल्कुल सही सुमेलित है। और देखिए जो स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था यहीं से ही यूएनईपी जो यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम है इसकी स्थापना होती है यूएनईपी की, और इसी के द्वारा जो है वो 5 जून को पर्यावरण दिवस जो है वो मनाया जाता है। सेकंड है नैरोबी घोषणा पत्र, जो नैरोबी घोषणा पत्र है वो 1992 में नहीं हुआ था बल्कि वो हुआ था 1997 में। और थर्ड है जो पेरिस सम्मेलन, पेरिस सम्मेलन जो है वो 2015 में हुआ था, बिल्कुल सही है। और यहाँ पे ही जो है कार्बन उत्सर्जन जो लक्ष्य थे उसको बाध्यकारी बनाया गया था पेरिस सम्मेलन से ही। इस प्रकार जो सही जवाब है वो ए और सी दोनों है, तो डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 55, डिवाइडिंग रेंज पर्वत श्रृंखला किस देश में स्थित है?
तो जो डिवाइडिंग रेंज पर्वत श्रृंखला है वो ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, सही जवाब ए हो जाएगा। और इसी जो डिवाइडिंग रेंज जो श्रृंखला है, यहीं से जो है मरे और डार्लिंग जो दो नदियां हैं ऑस्ट्रेलिया की, वो यहीं से ही निकलती हैं। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 56। निम्नलिखित को लवणता की मात्रा के अनुसार घटते क्रम में बताना है। तो जो सबसे ज्यादा लवणता है, देखिए वो वान झील में पाई जाती है। वान झील में 330% लवणता है। और जो मृत सागर है, मृत सागर में 238% लवणता है। और बाल्टिक सागर में 225 है। और काला सागर में 175 है, 175% है। इस प्रकार जो इसका सही जवाब होगा वो सी हो जाएगा, 2, 1, 4, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 57। निम्नलिखित में क्या कनाडा के संबंध में सही नहीं है? तो कनाडा के संबंध में कौन सा स्टेटमेंट है वो सही नहीं है, ये बताना है यहाँ पे। तो कनाडा की समुद्र रेखा विश्व में सबसे लंबी है। देखिए ये बिल्कुल सही बात है, जो कनाडा की समुद्र रेखा है वो विश्व में सबसे लंबी है। और सेकंड है, कनाडा विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है, ये भी सही है। रूस के बाद से जो सेकंड लार्जेस्ट देश है वो कनाडा है। और थर्ड है, कनाडा के क्यूबेक प्रांत को देश के अंदर देश कहा जाता है। तो देखिए जो कनाडा के अंदर क्यूबेक प्रांत है, वहां पे क्या होता है, फ्रेंच भाषी क्षेत्र है, वो फ्रेंच भाषी क्षेत्र है, इसी के वजह से उसको देश के अंदर देश कहा जाता है। तो ये तीनों ही स्टेटमेंट जो कनाडा के संबंध में सही है, और इसलिए जो क्वेश्चन के हिसाब से सही आंसर होगा वो डी हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 58। निम्न में से कौन सी नदी ब्राजील एवं पराग्वे की सीमा निर्धारित करती है? तो ब्राजील और पराग्वे की जो सीमा बनाती है वो पराना नदी बनाती है, सही जवाब बी हो जाएगा, पराना नदी। ये जो पराना नदी है ये ब्राजीलियन उच्च भूमि से निकलती है, आप ये भी ध्यान रखिएगा। ये ब्राजीलियन उच्च भूमि से जो है ये निकलती है, और ये जो नदी है वो अटलांटिक महासागर में जाकर के मिल जाती है। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 59। केंद्रीय बजट 2023-24 का बजट का आकार कितना है? तो जो भारत सरकार का बजट था 2023-24 का, उसका जो आकार था वो था 45,03,97 करोड़। तो सही जवाब सी हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 60। निम्नलिखित में से कौन सा बजट 23-24 के 7 प्राथमिकताओं, जिसको सप्तऋषि नाम दिया गया है, उससे संबंधित है? तो देखिए जो 7 ऋषि जो जिसको सप्तऋषि कहा जाता था, उसमें समावेशी विकास भी था, हरित विकास भी है, अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना भी है, सक्षमता को सामने लाना भी है, वित्तीय क्षेत्र भी है, और अवसंरचना एवं निवेश भी है। लेकिन भारत की प्रगति ये नहीं है। तो इस प्रकार जो इसका सही जवाब होगा वो हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो ये हो जाएगा सी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 61। बजट 2023-24 के अनुसार नई व्यक्तिगत आयकर व्यवस्था में स्लैबों की संख्या 6 से घटकर कितनी हो गई है? तो अभी जो नया बजट आया है भारत सरकार का, उसमें जो स्लैबों की संख्या है वो 6 से घटा करके 5 कर दिया गया है, सही जवाब बी हो जाएगा, 5। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 62। वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए रेलवे का पूंजीगत व्यय कितना है? तो रेलवे का जो पूंजीगत व्यय है वो 2.4 लाख करोड़ रुपए है, सही जवाब सी हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 63। पर्यटन से संबंधित किसकी चर्चा केंद्रीय बजट 23-24 में की गई है? तो पहला है देखो अपना देश पहल, और सेकंड है स्वदेश दर्शन योजना, थर्ड है वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। तो ये तीनों की ही जो चर्चा है वो पर्यटन से संबंधित है, तो सही जवाब डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 64। जल जीवन मिशन के लिए वित्तीय वर्ष 2023-24 में कितने करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान है? तो जल जीवन मिशन के लिए जो बजटीय प्रावधान है वो 70,000 करोड़ का है, सही जवाब बी हो जाएगा। देखिए जो 60,000 करोड़ रुपए है ये मनरेगा के लिए है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 65 है, आर्थिक समीक्षा 22-23 के अनुसार वित्त वर्ष 23-24 के लिए आर्थिक वृद्धि दर अनुमानित की गई है। तो जो आर्थिक वृद्धि दर 2023-24 के लिए अनुमानित की गई है वो 6 से लेके 6.8% तक की गई है, सही जवाब सी हो जाएगा। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 66। वित्त वर्ष 2021-22 में कृषि और संबद्ध क्षेत्र में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि देखी गई है? तो जो कृषि और उससे संबद्ध क्षेत्रों में वृद्धि देखी गई है वो टोटल देखी गई है 3% के आसपास, तो सही जवाब सी हो जाएगा, 3%।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 67 नंबर का कि वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान कुल कितने किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग सड़कों का निर्माण किया गया। तो 21-22 के दौरान जो टोटल सड़क बनाया गया है वो बनाया गया है 10,445 किलोमीटर। सही जवाब बी हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 68। आर्थिक समीक्षा के अनुसार अप्रैल से सितंबर 2022 तक भारत में एफडीआई निवेश करने वाले शीर्ष 3 देश कौन हैं। तो जो 2022 में एफडीआई में जो सर्वाधिक निवेश आया है जिन देशों से, सबसे नंबर पे है सिंगापुर, फिर है मॉरिशस, फिर है यूएई। तो सही जवाब हो जाएगा ए, सिंगापुर, फिर मॉरिशस, फिर यूएई। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 69। आर्थिक समीक्षा 22-23 के अनुसार राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन से भारत किस वर्ष तक ऊर्जा के मामले में जो है वो आत्मनिर्भर हो जाएगा। तो अभी जो सरकार की नीति है कि अभी जो हमको ऊर्जा बनानी है वो हम हरित हाइड्रोजन मिशन के तहत बनाएंगे और इसमें जो आत्मनिर्भर का लक्ष्य रखा गया है वो 2047 तक का रखा गया है। सही जवाब बी हो जाएगा 2047। देखिए 2030 तक जो है वो हमको 5 मीट्रिक टन 2030 तक हमको 5 जो मीट्रिक टन है हमको इतना जो है ऊर्जा विकसित कर लेनी है। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 70। आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार दिसंबर 2022 के अंत तक भारत का विदेशी मुद्रा भंडार कितना हो गया था। तो जो 2022 के अंत तक विदेशी मुद्रा भंडार था वो 562.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर का था। सही जवाब सी हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 71। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करके सही जवाब बताना है। तो देखिए जो घरेलू मक्खी है, घरेलू मक्खी जो है वो आर्थ्रोपोडा समूह की है। सॉरी एक सेकेंड। देखिए जो घरेलू मक्खी है इसका जो संबंध है वो आर्थ्रोपोडा से है और एस्केरिस का संबंध जो है वो निमेटोडा संघ से है और बिल्ली जो है वो स्तनधारी वर्ग से संबंधित है और मलेरिया जो परजीवी है वो प्रोटोजोआ से संबंधित है। इस प्रकार जो इसका सही जवाब होगा वो ए हो जाएगा। ए इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72। डीएनए के उप इकाइयों को कहते हैं। तो जो डीएनए की उप इकाई होती है उनको क्या कहा जाता है। तो उनको न्यूक्लियोटाइड कहा जाता है। सही जवाब सी हो जाएगा, न्यूक्लियोटाइड। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 73। निम्नलिखित में से रक्त के संबंध में कौन से कथन जो है वो सत्य हैं। तो रक्त में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी तथा प्लेटलेट्स की संख्या बराबर होती है। देखिए ये गलत है। ये जो तीनों की जो संख्या है वो बराबर नहीं होती है। सबसे ज्यादा जो है वो आरबीसी पाया जाता है, फिर प्लेटलेट्स होते हैं और सबसे कम जो है वो डब्ल्यूबीसी होता है। सेकंड है कि लाल रक्त कोशिकाओं की संख्या सर्वाधिक होती है। तो ये सही है। और थर्ड है डब्ल्यूबीसी की संख्या आरबीसी से अधिक होती है। नहीं, ये बिल्कुल गलत है। तो इस प्रकार जो सही जवाब होगा वो बी हो जाएगा। लाल रक्त कोशिकाओं की जो संख्या है वो सर्वाधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 74। निम्नलिखित खनिजों पर विचार करना है। कैल्शियम है, लौह है और सोडियम है और बताना है कि मानव शरीर में पेशियों के संकुचन के लिए किनकी आवश्यकता जो है वो होती है। तो देखिए इन तीनों ही खनिजों की जो आवश्यकता है वो मानव शरीर के लिए है। तो सही जवाब सी हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 75। निम्नलिखित में से कौन सा एक हरे पत्ते का प्राथमिक कार्य नहीं है। तो जो हरे पत्ते का प्राथमिक कार्य नहीं है वो खाद्य और जल का जो संवहन होता है वो इसका कार्य नहीं है। इसका कार्य करता है जाइलम और फ्लोएम के द्वारा किया जाता है। इस प्रकार सही जवाब सी हो जाएगा। बाकी देखिए जो हरे पत्ते हैं उनका काम होता है भोजन का निर्माण करना और गैसों का जो विनिमय करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 76। 76 नंबर क्वेश्चन है कि जीका वायरस के बारे में है। बताना है कौन सा कथन जो है वो सही है। तो यह सर्वप्रथम युगांडा के जीका वन में एक बंदर में पाया गया था। ये बिल्कुल सही है। जीका वायरस की जो खोज की गई थी वो सबसे पहले जो है वो युगांडा के जंगलों में ही मिला था और यह दिन के समय में सक्रिय एडिस मच्छरों से संचारित होता है। ये भी बिल्कुल सही है। और यह गर्भवती महिलाओं से बच्चों में संक्रमित हो जाता है। देखिए अगर कोई भी गर्भवती महिला है अगर उसको जीका वायरस हो रहा है तो उसका जो बच्चा है उसको भी वो बीमारी हो जाएगी। तो इस प्रकार जो सही जवाब होगा वो डी हो जाएगा। उपयुक्त में से एक से अधिक, अर्थात ये जो तीनों ही स्टेटमेंट है वो करेक्ट हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 77 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से वो कौन सा हार्मोन है जिसकी अधिकता में एक्रोमेगली नामक विकार उत्पन्न होता है। तो जो एक्रोमेगली नामक विकार उत्पन्न होता है ये सोमैटोट्रोपिन हार्मोन के कारण होता है। सही जवाब इसका बी हो जाएगा।
इसमें क्या होता है, इस हार्मोन के कारण जो है वो शरीर की वृद्धि जो है वो अनियंत्रित रूप से बढ़ने लगती है और इसकी जो अगर अधिकता हो जाएगी तो इसी से जो है ये विकार उत्पन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 78। एस्पॉन्जिला निम्न में से किस संघ का जीव है? तो जो एस्पॉन्जिला है ये पेरिफेरा संघ का जीव है, तो सही जवाब इसका ए हो जाएगा, ये पेरिफेरा संघ का जो है वो जीव है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 79। कछुए के पीठ पर निम्न में से कौन सा शैवाल पाया जाता है? तो कछुए के पीठ पे जो शैवाल पाया जाता है वो प्रोटोडर्मा पाया जाता है, सही जवाब बी हो जाएगा, प्रोटोडर्मा। देखिए जो क्लेडोफोरा होता है, क्लेडोफोरा जो है वो घोंघे के पीठ पे पाया जाता है, ये घोंघे के ऊपर पाया जाता है। और जो जूक्लोरेला होता है, जूक्लोरेला जो है वो हाइड्रा के ऊपर पाया जाता है। और जो सेफ्ल्यूरोस है जो ये पाया जाता है चाय कॉफी की पत्तियों पर, चाय कॉफी की पत्तियों पे पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 80। खजूर निम्न में से किस कुल से संबंधित है? तो जो खजूर है वो पॉल्मी कुल से संबंधित है, सही जवाब सी हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं 81 नंबर क्वेश्चन। आलू किस कुल से संबंधित है? तो जो आलू है वो सोलेनेसी कुल से संबंधित है, सही जवाब इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 82। निम्न में से पौधे का वृद्धि रोधी हार्मोन कौन सा है? तो जो पौधे में वृद्धि रोधी हार्मोन है वो एब्सिसिक अम्ल है, सही जवाब सी हो जाएगा। एब्सिसिक अम्ल को जो है वो पौधे का वृद्धि रोधी हार्मोन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 83। ऑक्सीशोषण के संबंध में कौन से कथन जो है वो असत्य है, ये बताना है। तो देखिए यह शोषण जो है वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, ये बिल्कुल सही है। और सेकेंड है कि इस शोषण में अवायवीय शोषण की तुलना में कम मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है, तो ये गलत है, इस कम मात्रा में नहीं ऊर्जा उत्पन्न होती है। और थर्ड है यह शोषण कोशिका द्रव्य तथा माइट्रोकांडिया दोनों में सम्मिलित रूप से संपन्न होता है, ये भी सही है। इस प्रकार जो सही जवाब हो जाएगा वो बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 84। निम्न में से कौन सा कवक गन्ने में लाल सड़न रोग के लिए जिम्मेदार है? तो जो गन्ने में लाल सड़न रोग लग जाता है उसका जिम्मेदार जो है वो कोलेट्रोट्रिकम फाल्केटम है, सही जवाब इसका ए हो जाएगा, कोलेट्रोट्रिकम फाल्केटम। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं 85 नंबर क्वेश्चन। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो देखिए जो तारा मछली है इसको हम लोग स्टार फिश भी कहते हैं, ये जो है वो इसका जो संघ है वो इकाइनोडर्मेटा संघ से संबंधित है। और जो पायला है, पायला ये संघ मोलस्का से संबंधित है। और नेरिस जो है वो संघ एनेलिडा से संबंधित है। और फैसियोला जो है वो संघ प्लेटी हेलमिनथीस से संबंधित है। तो ये चारों जो है वो सही सुमेलित है, इस प्रकार जो सही जवाब होगा वो ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 86 नंबर का क्वेश्चन है। रक्त में थक्का बनने की प्रक्रिया में कौन सी प्रतिक्रिया जो है वो सत्य है, यह बताना है यहाँ पे। तो थ्रोम्बोप्लास्टिन जो है इसमें ऐड करेंगे प्रोथ्रोम्बिन और प्लस कैल्शियम, तो ये थ्रोम्बिन बनेगा, ये बिल्कुल सही है। और थ्रोम्बिन प्लस फाइब्रिनोजेन जो है वो फाइब्रिन बनाता है। और फाइब्रिन प्लस रक्त जो रुधिराणु है वो रक्त का थक्का बनने में मदद करते हैं। तो इसका जो सही जवाब होगा वो डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक अर्थात ये जो तीनों हैं सही हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 87। ग्लोब्यूलिन, ग्लोब्यूलिन निम्न में से किसका एक प्रकार है? तो जो ग्लोब्यूलिन है ये प्रोटीन का एक प्रकार है, सही जवाब सी हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 88। एमाइलेज तथा लाइपेज नामक जो एंजाइम है उसका श्रावण किस ग्रंथि से होता है? तो इनका जो श्रावण होता है वो अग्न्याशय ग्रंथि से होता है, सही जवाब ए हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं 89 नंबर क्वेश्चन। क्रेब्स चक्र की क्रिया किन कोशिकाओं में होती है? तो जो क्रेब्स चक्र की क्रिया होती है ये प्रोकैरियोटिक एवं यूकैरियोटिक दोनों प्रकार की कोशिकाओं में होती है, इस प्रकार इसका सही जवाब सी हो जाएगा। 90 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से मेरुरज्जा का कार्य नहीं है, तो मेरुरज्जा का कार्य क्या नहीं है? तो शरीर को संतुलित करना इसका कार्य है,
प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण एवं समन्वय करना इसका कार्य है। और थर्ड है मस्तिष्क से आने जाने वाले उद्दीपनों का संवहन करना। तो ये सभी जो है इसका कार्य है। तो इस प्रकार जो इसका सही जवाब होगा वो हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, अर्थात ये जो तीनों है, तीनों ही स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 91 है। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करके सही कूट का चयन करना है। एंडोक्राइनोलॉजी जो है इसका संबंध है अंतःस्रावी तंत्रों का अध्ययन करना। एम्ब्रायोलॉजी जो है इसका संबंध है भ्रूण का अध्ययन करना, 4 से सम्मिलित होगा। और हेमेटोलॉजी का जो संबंध है वो रक्त का अध्ययन करना है। और एंटोमोलॉजी का जो संबंध है वो कीट पतंगों का अध्ययन करने से है। इस प्रकार जो इसका सही जवाब होगा वो ए हो जाएगा। क्वेश्चन देखते हैं 92 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बैक्टीरिया वो जीवों के वर्गीकरण से संबंधित किससे संबंधित है, कौन सी जगह से संबंधित है? तो बैक्टीरिया जो है वो मोनेरा जगह से संबंधित है। सही जवाब इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 93। निम्न में से कौन से कथन जो है वो सही है? प्रोटोजोआ वर्ग के जीव जो है बहुकोशिकीय होते हैं। सेकेंड है आम का जो वैज्ञानिक नाम है वो मैंगीफेरा इंडिका है। और थर्ड है प्रोटिस्टा जगत के जीवों में लैंगिक एवं अलैंगिक दोनों ही प्रकार के प्रजनन होते हैं। तो देखिए तीनों ही स्टेटमेंट जो है वो सही है। इस प्रकार सही जवाब इसका सी हो जाएगा। 1, 2 एंड 3 करेक्ट है। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 94। ट्रांसपोजोन क्या है? तो ट्रांसपोजोन जो है वो जीन है। सही जवाब सी हो जाएगा। ट्रांसपोजोन का अन्य नाम जो है वो जंपिंग जीन भी इसको कहा जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 95। प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया होती है। तो जो प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया होती है वो ग्रेना में होती है। सही जवाब इसका ए हो जाएगा। देखिए जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है ना वो 2 अवस्थाओं में पूरी होती है। पहली जो होती है वो प्रकाशीय अभिक्रिया होती है और दूसरी जो होती है वो अप्रकाशीय अभिक्रिया होती है। जो प्रकाश की उपस्थिति में अभिक्रिया होती है वो पर्णहरिम के ग्रेना में होती है और जो प्रकाश की अनुपस्थिति में होती है वो पर्णहरिम की स्ट्रोमा में होती है। ये ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 96। पटना उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो पटना उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश जो थे वो सर एडवर्ड मेनर्ड चैमियर थे। सही जवाब सी हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 97 कि जनप्रतिनिधि को उनके निर्वाचन क्षेत्र के अनुसार घटते क्रम में सजाना है। तो सबसे फर्स्ट पे जो है वो जिला परिषद के सदस्य हो जाएंगे, सेकंड पे जो है वो मुखिया का हो जाएगा और थर्ड जो होगा वो पंचायत समिति सदस्य का होगा, नंबर 1 पे वार्ड सदस्य का होगा। इस प्रकार जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा सी 4, 2, 3, 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 98। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पहला है राज्य का प्रशासनिक प्रधान मुख्य सचिव होता है। तो ये बिल्कुल सही है। और सेकंड है कि मुख्य सचिव जो है वो मंत्रिमंडल का सचिव होता है। तो दोनों ही जो स्टेटमेंट है ये सही है। सही जवाब सी हो जाएगा। 1 और 2 जो है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 99। बिहार विधानमंडल के संबंध में गलत कथन को चिन्हित करना है। तो बिहार विधानमंडल के बारे में है। तो बिहार में द्विसदनीय विधायिका है, ये बिल्कुल सही है। बिहार विधानसभा भारत में तीसरा सर्वाधिक सीट वाला विधान सदन है। देखिए ये गलत है, ये तीसरा नहीं बल्कि ये 4th नंबर का है। पहले नंबर पे जो है वो उत्तर प्रदेश है, दूसरे पे पश्चिम बंगाल है जहाँ पे 294 सीटें हैं और महाराष्ट्र में 288 सीटों के साथ थर्ड स्थान पे है। 4th नंबर पे जो है वो बिहार है। नेक्स्ट है इसका कि बिहार विधान परिषद भारत में सर्वाधिक सीट वाला विधान परिषद है। तो ये भी गलत है क्योंकि जो सर्वाधिक सीटों वाला है वो उत्तर प्रदेश है नंबर 1 पे, सेकेंड पे महाराष्ट्र है 78 सीट और थर्ड महाराष्ट्र के बाद जो है कर्नाटक के साथ जो है संयुक्त रूप से तीसरा सबसे बड़ा जो है सीटों वाला राज्य है बिहार, ना कि पहला। तो आप ये ध्यान रखिएगा। इस प्रकार जो गलत हो जाएगा वो उपयुक्त में से एक से अधिक। सही जवाब डी हो जाएगा क्योंकि बी और सी जो दो हैं दोनों ही गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 100। बिहार के कौन ऐसे राज्यपाल थे जो बाद में भारत के राष्ट्रपति भी बने? तो देखिए रामनाथ कोविंद और जाकिर हुसैन, ये दोनों लोग जो है वो बिहार में राज्यपाल थे जो बाद में जाके राष्ट्रपति बनते हैं। तो सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। 101 नंबर क्वेश्चन देखते हैं।
1937 ईस्वी के प्रांतीय चुनाव के बाद श्री कृष्ण सिंह ने किस कारण से मंत्रिमंडल के गठन से इनकार कर दिया था? तो ये राजनीतिक स्वायत्तता का आश्वासन नहीं मिलने के कारण उन्होंने इनकार किया था, तो सही जवाब हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 102। निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है? पहला है बिहार के प्रथम हरिजन मुख्यमंत्री भोला पासवान शास्त्री थे, ये बिल्कुल सही है। सेकंड है बिहार के प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री महामाया प्रसाद सिन्हा थे, ये भी सही है। और थर्ड है बिहार के प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री जो थे वो अब्दुल गफूर थे। ये तीनों स्टेटमेंट सही है, इस प्रकार जो सही जवाब होगा वो डी हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट देखते हैं 103 नंबर क्वेश्चन। बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 के अनुसार ग्राम सभा के संबंध में सही कथनों का चुनाव करना है। तो पहला है पंचायत राज के अधीन ग्राम सभा सबसे बड़ी सभा होती है, तो देखिए ये बिल्कुल सही है। जो ग्राम सभा होती है वो पंचायती राज के अधीन सबसे बड़ी सभा होती है। सेकंड है ग्राम सभा की जो बैठक की अध्यक्षता है वो प्रमुख करता है, देखिए ये गलत है, प्रमुख नहीं करता है बल्कि इसकी जो बैठक की अध्यक्षता है वो मुखिया करता है। और थर्ड है जो ग्राम सभा के बैठक के लिए प्रारंभिक गणपूर्ति होती है 1/20 होती है, तो ये बात भी सही है। इस प्रकार जो सही कथन हो जाएगा वो हो जाएगा 1 और 3 सही है, तो बी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं 104 नंबर क्वेश्चन। बिहार विधानसभा के संबंध में निम्नलिखित कौन से दल का जो प्रतिनिधित्व है वो नहीं है? तो यहाँ पे जो वीआईपी दल है विकासशील इंसान पार्टी, इसका जो प्रतिनिधित्व है वो नहीं है, सही जवाब सी हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं 105 नंबर क्वेश्चन कि बिहार राज्य को निम्नलिखित में से किस फसल हेतु कृषि कर्मण पुरस्कार नहीं मिला है? तो देखिए चावल के लिए भी मिला है, गेहूं के लिए भी मिला है, मक्के के लिए भी मिला है। इस प्रकार जो इसका सही जवाब होगा वो डी हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, अर्थात ये तीनों के लिए जो है बिहार को कृषि कर्मण पुरस्कार प्राप्त हो चुका है। नेक्स्ट हम देखते हैं 106 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन जो है वो सही नहीं है? तो प्रथम कृषि रोड मैप जो है वो 2010-15 नहीं है, यही स्टेटमेंट जो है वो गलत सुमेलित है, क्योंकि ये जो है इसका टाइम है 2008 से लेकर के 12 तक, ये 2008 से 2012 के बीच का है, ना कि 2010 से 2015 का है। तो इस प्रकार जो सही जवाब होगा वो ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 107 नंबर क्वेश्चन। बिहार में कुल कितने रेल मंडल हैं? तो देखिए बिहार में टोटल जो है वो 4 रेल मंडल हैं। ये 4 जो है, पहला तो है इसमें सोनपुर मंडल है, सेकंड जो है वो दानापुर मंडल है, थर्ड जो है वो समस्तीपुर मंडल है, और जो फोर्थ है वो कटिहार मंडल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 108। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद में सबसे अंतिम स्थान पर कौन सा जिला है? तो वो शिवहर, जो शिवहर जिला है वो सबसे अंतिम स्थान पर है, सही जवाब सी हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 109। बिहार में स्थित जल विद्युत परियोजनाओं में सर्वाधिक उत्पादन क्षमता किसकी है? तो जो जल विद्युत परियोजनाएं हैं उसमें जो सर्वाधिक उत्पादन क्षमता है वो कोसी जल विद्युत केंद्र परियोजना की है, तो सही जवाब इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 110। निम्नलिखित में से कौन जो है वो सही सुमेलित नहीं है? भारत वैगन एंड इंजीनियरिंग, ये जो है मोकामा, सही सुमेलित है। सेकंड है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन बरौनी, ये भी सही सुमेलित है। और थर्ड है कैरेज रिपेयर रेल वर्कशॉप, ये हरनौत, ये भी सही सुमेलित है। इस प्रकार जो सही जवाब होगा वो डी हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, अर्थात ये जो तीनों हैं वो सही सुमेलित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 111। हाल ही में भारत के निर्वाचन आयोग ने निम्नलिखित में से किसे बिहार के लिए अपना स्टेट आइकन नियुक्त किया है? तो देखिए जो निर्वाचन आयोग ने स्टेट आइकन बनाया है बिहार के लिए वो बनाया है मैथिली ठाकुर को, सही जवाब बी हो जाएगा। ये जो मैथिली ठाकुर हैं ये मधुबनी जिले की रहने वाली हैं, आप ये भी ध्यान रखिएगा, ये मधुबनी जिले की हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 112। केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने किस राज्य में जानवरों के लिए भारत की पहली इन विट्रो फर्टिलाइजेशन आईवीएफ मोबाइल यूनिट का उद्घाटन किया है? तो ये जो जानवरों के लिए आईवीएफ मोबाइल यूनिट का उद्घाटन किया है ये गुजरात सरकार ने किया है, तो सही जवाब इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं 113 नंबर क्वेश्चन कि हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन को मंजूरी दी है, इसके संबंध में कौन सा कथन जो है वो सही है? तो देखिए इसका उद्देश्य भारत को हरित हाइड्रोजन के उत्पादन के लिए वैश्विक केंद्र बनाना है, ये बिल्कुल सही है। और इस मिशन के लिए कुल जो परिव्यय किया गया है वो 19,744 करोड़ रुपए का किया गया है, ये भी सही है। और इसका उद्देश्य जो है वो 250 तक प्रति वर्ष कम से कम 5 मिलियन मीट्रिक टन हरित हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता का विकास करना है।
देखिए ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि इसका जो उद्देश्य है 2050 नहीं, इसका उद्देश्य है 2030 तक जो 5 मिलियन मीट्रिक टन हरित हाइड्रोजन का उत्पादन क्षमता विकसित करना है। इस प्रकार थर्ड जो है वो गलत हो जाएगा, तो सही जवाब हो जाएगा 1 और 2, तो बी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 114। निम्नलिखित में से किस राज्य ने अपनी 5T पहल जागा मिशन के लिए यूएन हैबिटेट वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड 2023 जीता है? तो ये जो अवार्ड मिला है ये ओडिशा सरकार को मिला है, तो सही जवाब इसका हो जाएगा ए, ओडिशा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 115 कि 26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो इसका जो आयोजन किया गया है वो देखिए कर्नाटक के हुबली जिले में किया गया है। इसका जो आयोजन किया गया है वो कर्नाटक के हुबली जिले में किया गया है, तो ऑप्शन में ना होने के कारण इसका जो सही जवाब होगा वो डी हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 116। हाल ही में जोशीमठ क्षेत्र में भूधसाव और विभिन्न भवनों में दरारों का पता चलने के कारण इसे आपदा प्रवण क्षेत्र घोषित किया गया है। यह किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? देखिए ये जो जोशीमठ है ये उत्तराखंड में है, सही जवाब इसका डी हो जाएगा, उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 117। हाल ही में प्रकाशित पुस्तकों के संबंध में कौन सही सुमेलित नहीं है ये बताना है। तो देखिए पहला जो बुक है वो रिवोल्यूशनरीज द थ्योरी स्टोरी ऑफ हाउ इंडिया वॉन इट्स फ्रीडम, ये संजीव सन्याल की पुस्तक है, ये बिल्कुल सही है। सेकंड है द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, ये मेघनाथ देसाई की पुस्तक है, ये भी सही है। थर्ड है बिपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म, ये जो पुस्तक है ये रचना जो है ये बिस्ट रावत की है, रचना बिस्ट रावत की है, ये भी सही सुमेलित है। इस प्रकार से जो क्वेश्चन के अनुसार जो सही जवाब होगा वो डी हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि ये तीनों जो बुक दी गई हैं वो उनके जो लेखक हैं वो सही सुमेलित हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं 118 नंबर क्वेश्चन। मैनुएला रोका बोटी निम्नलिखित में से किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त हुई हैं? तो ये इक्वेटोरियल गिनी की जो है वो पहली जो है महिला पीएम बनी है वहां की, सही जवाब इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 119। खगोलविदों ने हाल ही में किस ग्रह के चारों ओर 12 नए चंद्रमाओं की खोज की है जिससे यह सर्वाधिक चंद्रमाओं वाला ग्रह बन गया है? देखिए जो भी 12 नए उपग्रह खोजे गए हैं ये बृहस्पति के खोजे गए हैं, सही जवाब बी हो जाएगा, बृहस्पति। अब जो है टोटल बृहस्पति के 92 जो है वो उपग्रह हो गए हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं 120 नंबर क्वेश्चन। लद्दाख के सुदूर इलाकों में बच्चों की मदद करने के उद्देश्य से निम्नलिखित में से किसके द्वारा ऑपरेशन सद्भावना की शुरुआत की गई है? देखिए जो ऑपरेशन सद्भावना प्रारंभ किया गया है वो किया गया है भारतीय सेना के द्वारा, सही जवाब सी हो जाएगा, भारतीय सेना के द्वारा। और इसका उद्देश्य था कि जो भी लद्दाख के दूर दराज इलाकों में जो भी बच्चे हैं उनको जो है एजुकेशन के क्षेत्र में उनको आगे बढ़ाया जाए, उनको बुनियादी ढांचा उनके लिए दिया जाए, तो इस वजह से जो है भारतीय सेना ने जो है वो ऑपरेशन सद्भावना को प्रारंभ किया है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 121। सर्वश्रेष्ठ इमर्सिव ऑडियो एल्बम कैटेगरी में निम्नलिखित में से किस भारतीय ने अपने एल्बम डिवाइन टाइडस के लिए ग्रैमी पुरस्कार 2023 जीता है? तो जो 2023 का ग्रैमी अवार्ड दिया गया है वो रिकी केस को दिया गया है, सही जवाब सी हो जाएगा, रिकी केस। 122 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में आयोजित 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है ये बताना है। तो इसका जो आयोजन है वो मध्य प्रदेश में किया गया और पदक तालिका में महाराष्ट्र जो है वो शीर्ष स्थान पे रहा। और थर्ड है इसका शुभंकर आशा जो कि एक महिला चीता का नाम था, और मोगली। देखिए ये तीनों ही स्टेटमेंट जो है सही है, इस प्रकार जो इसका सही जवाब होगा वो डी हो जाएगा, 1, 2 और 3 जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 123। प्रतियोगी परीक्षाओं में नकल और नकल माफिया पर अंकुश लगाने के लिए निम्नलिखित में से किस राज्य ने प्रतियोगी परीक्षा भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम व निवारण के उपाय अध्यादेश 2023 को मंजूरी दिया है? तो ये मंजूरी देने वाला उत्तराखंड राज्य है, सही जवाब हो जाएगा ए। नेक्स्ट देखते हैं 124 नंबर क्वेश्चन। 17 फरवरी से 2 मार्च 2023 तक निम्नलिखित में से किन देशों के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गॉर्जियन 2023 का आयोजन किया गया है?
देखिए जो धर्म गॉर्जियन संयुक्त अभ्यास किया गया है भारत और जापान के मध्य किया गया है, तो सही जवाब इसका ए हो जाएगा, भारत और जापान। 125 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार द्वारा हाल ही में मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना की शुरुआत की गई है? तो मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना की जो शुरुआत की गई है वो इन राज्यों में से किसी में नहीं किया गया है, क्योंकि इसकी प्रारंभ तो हिमाचल प्रदेश में किया गया है। इस प्रकार जो सही जवाब होगा वो डी हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 126 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी जो सीईओ जिनको कहा जाता है वो कौन बने हैं? तो वो बने हैं BVR सुब्रमण्यम। सही जवाब सी हो जाएगा। देखिए ये जो नीति आयोग है, नीति आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो तो प्रधानमंत्री होता है, और अभी जो सुमन बेरी हैं इसके उपाध्यक्ष हैं, ये भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 127, क्षेत्रीय भाषा में अपने निर्णय प्रकाशित करने वाला देश का पहला हाईकोर्ट हाल ही में कौन बना है? तो अभी देखिए जो केरल हाईकोर्ट है वो अपने निर्णय को जो है वो अपने क्षेत्रीय भाषा में प्रकाशित करने वाला पहला हाईकोर्ट बन गया है, तो सही जवाब सी हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 128, आईसीसी महिला T20 विश्व कप 2023 का खिताब निम्नलिखित में से किस देश ने जीता है? तो ये आईसीसी महिला T20 जो वर्ल्ड कप 2023 का खिताब जीता है वो ऑस्ट्रेलिया ने जीता है, सही जवाब बी हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट हम देखते हैं 129 नंबर क्वेश्चन, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 के संबंध में कौन सा कथन जो है वो सत्य है? तो जो वर्ल्ड हैप्पीनेस 2023 रिपोर्ट आई है इसका जो जारी करता है ये है UN सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क, इसको जारी करता है, और फिनलैंड ने इसमें जो है लगातार छठी बार शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। भारत को इसमें जो है 126वां स्थान प्राप्त हुआ है, और थर्ड है कि डेनमार्क और आइसलैंड क्रमशः दूसरे और तीसरे पायदान पर है। देखिए ये तीनों ही जो स्टेटमेंट है वो सही है, इस प्रकार जो सही जवाब होगा वो डी हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 130, हाल ही में आयोजित 76वीं संतोष ट्रॉफी राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब किस टीम ने जीता है? तो जो 76वें नंबर की संतोष ट्रॉफी है अभी हाल ही में इसका जो खिताब जीता है वो कर्नाटक राज्य ने जीता है, सही जवाब बी हो जाएगा, कर्नाटक। कर्नाटक ने ये जो खिताब जीता है वो 54 वर्ष के बाद जो है ये खिताब जीता है। तो और ये भी ध्यान रखिएगा जी कर्नाटक ने हराया किसको है? तो इसने मेघालय को हरा के जीता है, ये भी ध्यान रखिएगा, इसने मेघालय को हरा करके ये ट्रॉफी जीता है। और ये जो संतोष ट्रॉफी है इसका जो संबंध होता है ये फुटबॉल से होता है। नेक्स्ट देखते हैं 131 नंबर क्वेश्चन, 32वीं सब जूनियर नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप में बालक वर्ग का खिताब किस राज्य ने जीता है? तो जो बालक वर्ग का खिताब जीता है वो बिहार राज्य ने जीता है, सही जवाब डी हो जाएगा, बिहार। बिहार जो है हरियाणा को हरा करके ये खिताब जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन है 132 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में निम्नलिखित में से किसे अपने व्यंग उपन्यास पागलखाना के लिए 32वें व्यास सम्मान 2022 के लिए चुना गया है? तो ये 32वां जो व्यास सम्मान दिया गया है वो दिया गया डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को, और ये उनका जो उपन्यास है पागलखाना इसके लिए उनको दिया गया है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 133, भारत की पहली महिला वैज्ञानिक जिन्हें इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है, तो ये सम्मान दिया गया है ज्योतिर्मयी मोहंती को, सही जवाब हो जाएगा सी, ज्योतिर्मयी मोहंती को यह सम्मान जो है वो दिया गया है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 134, बिहार दिवस 2023 का थीम क्या है? तो जो भी बिहार दिवस 2023 है उसका जो थीम है वो है युवा शक्ति बिहार की प्रगति, सही जवाब बी है, युवा शक्ति बिहार की प्रगति। 135 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में सरकारी कर्मचारियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में सुधार करने के लिए एक समिति के गठन की घोषणा की गई है, इसकी अध्यक्षता निम्नलिखित में से कौन करेंगे? जो सरकारी कर्मचारियों के लिए जो राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में सुधार करने के लिए एक समिति का गठन किया गया है, इसकी जो अध्यक्षता करेंगे वो टीवी सोमनाथन करेंगे, तो सही जवाब डी हो जाएगा, टीवी सोमनाथन। नेक्स्ट हम देखते हैं 136 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल में है, ये राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? तो ये करनाल में है। इसके द्वारा जो है वो देसी नस्ल गिर नस्ल का एक भारत की पहली क्लोन मादा बछड़े को तैयार किया गया है, और इसका क्या नाम दिया गया है? तो ये मादा बछड़ा है जो गिर नस्ल की है ये, तो इसका जो नाम रखा गया है वो गंगा रखा गया है, सही जवाब बी हो जाएगा, गंगा। नेक्स्ट हम देखते हैं 137 नंबर क्वेश्चन,
आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार मूलभूत कीमतों पर सकल मूल्यवर्धन जीवीए के संबंध में कौन सा कथन जो है वो असत्य है, ये बताना है। तो पहला है कि वित्त वर्ष 2022-23 में कृषि का जो सकल मूल्यवर्धन मूल कीमतों पर जो है वो 3.5% रहा है, और वित्त वर्ष 2022-23 में उद्योग क्षेत्र में जो इसका जीवीए है वो मूल कीमतों पर 4.1% रहा है। और थर्ड है कि प्रथम अग्रिम अनुमान के अनुसार सेवा के क्षेत्र में सकल मूल्यवर्धन अर्थात जीवीए जो है वो वित्त वर्ष 2023 में 9.1% वृद्धि होने का अनुमान है। देखिए तीनों ही स्टेटमेंट जो है वो सही है, इस प्रकार इसका सही जवाब डी हो जाएगा। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 138। मार्च 2023 में भारत की G20 अध्यक्षता के दौरान वित्तीय समावेशन के लिए वैश्विक भागीदारी की दूसरी बैठक कहां पे आयोजित की गई है? तो वैश्विक भागीदारी की जो दूसरी बैठक का आयोजन किया गया है वो हैदराबाद में किया गया है, सही जवाब इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 139। मार्च 2023 में पटना हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो जो नए पटना हाईकोर्ट के जो नए न्यायाधीश बने हैं, जो चीफ जज बने हैं, वो न्यायमूर्ति कृष्णन विनोद चंद्रन जी बने हैं, सही जवाब इसका हो जाएगा डी, न्यायमूर्ति कृष्णन विनोद चंद्रन। 140 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 22-23 के अनुसार बिहार में शहरीकरण की दर कितनी प्रतिशत हो गई है? तो जो शहरीकरण की दर है वो 16.2% हो गई है, सही जवाब बी हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं 141 नंबर क्वेश्चन। एक तो 141 नंबर क्वेश्चन को अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा वो 4 आएगा, सी इसका सही जवाब हो जाएगा। 142 नंबर क्वेश्चन अगर आप इसको जो है इसका योगफल जो होगा इसका आंसर 5/6 आ जाएगा, सही जवाब इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 143। 143 का है कि किसी वर्ग के 35 विद्यार्थियों की जो औसत आयु 15 वर्ष है, यदि वर्ग शिक्षक को भी सम्मिलित कर लिया जाए तो औसत जो है वो 1 वर्ष बढ़ जाता है, तो वर्ग शिक्षक की आयु कितनी है? तो उसकी आयु जो है वो 51 वर्ष है, सही जवाब सी हो जाएगा। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं 144 नंबर क्वेश्चन कि एक कार्य की क्षमता बी कार्य की क्षमता की दोगुनी हो तथा वह किसी कार्य को बी से 2 घंटे कम समय पूरा करता हो, तो दोनों मिलकर उस कार्य को कितने घंटे में पूरा करेंगे? तो दोनों मिलकर उस कार्य को जो है वो 1 से 1/3 घंटे में पूरा करेंगे, सही जवाब सी हो जाएगा। 145 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यदि 4 पुरुष या 6 लड़के एक काम को 20 दिनों में पूरा करते हो तो 6 पुरुष और 11 लड़के उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे? तो इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा 6 दिनों में पूरा करेंगे। इसका जो आंसर होगा वो 6 दिन हो जाएगा, और ये ऑप्शन में ना देने की वजह से सही जवाब डी हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। 40 नंबर क्वेश्चन है, अपनी वास्तविक गति से 4/5 गति पर चलने से एक व्यक्ति 1 से 1/2 घंटे देर से पहुंचता है, उसके पहुंचने का वास्तविक समय है, उसके जो पहुंचने का वास्तविक समय वो 6 घंटा है, सही जवाब बी हो जाएगा। 147 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक कुत्ता एक बिल्ली का पीछा करता है जो उससे 150 मीटर आगे है। बिल्ली 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़ रही है। यदि कुत्ता की चाल 36 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो उसे बिल्ली को पकड़ने में कितना समय लगेगा? तो उसको बिल्ली को पकड़ने में 90 सेकेंड लगेगा, सही जवाब। क्वेश्चन है 148 नंबर क्वेश्चन, किसी वर्ग के विकर्ण पर बने वर्ग का क्षेत्रफल मूल वर्ग के क्षेत्रफल का कितना गुना होगा? ये उसका जो है वो 2 गुना होगा, सही जवाब बी हो जाएगा। 149 नंबर क्वेश्चन है, 10 मीटर लंबाई, 6 मीटर चौड़ाई और 4 मीटर ऊंचाई वाले एक हॉल में रखी जा सकने वाली सबसे लंबी छड़ की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो सबसे लंबी छड़ होगी वो 2√38 मीटर होगी, सही जवाब ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 150 नंबर क्वेश्चन, और ये लास्ट क्वेश्चन है इस टेस्ट पेपर का। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा वो 6 होगा, तो सही जवाब सी हो जाएगा 6। इस प्रकार जो ये टेस्ट पेपर कंप्लीट होता है। अब हम अपने मिलेंगे नेक्स्ट टेस्ट पेपर में, और अगर आपको वीडियोस हमारी पसंद आ रही है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरे वीडियोस को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर करिए। देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।